to Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. Here we talk about news that affects the nation, Maharashtra and Mumbai. The preamble to the Constitution says, "We the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity." Today we are joined with esteemed guest Pradeep Pushkar Peshkar ji from the BJP. Pradeep ji, namaskar. Welcome to the show. And Namaskar. Suresh Chandra Rajan ji from the Indian National Congress. Suresh Chandra Rajan ji, namaskar. Welcome to the show. नमस्कार नमस्कार प्रदीप जी. And shortly we'll be joined by Mr. Manish Patre from the Manse. We'll start with you, Pradeep Peshkar ji. Today, Prime Minister Modi ने एकदम बेस्ट रेलवे सिस्टम द वर्ल्ड के हिसाब से ही सेड द नमो भारत फ्रॉम वंदे भारत टू नमो भारत. प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कहना है, मैं रेलवे स्टेशन पे अपने जिंदगी बिताया हूं. माय जर्नी स्टार्टेड इन द रेलवे स्टेशन और आज जिस रफ्तार से मैं पूरे देश का रेलवे सिस्टम्स को बदल रहा हूं, वी आर गोइंग टू बी द बेस्ट सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, रेलवे सिस्टम्स इन द वर्ल्ड. दैट इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आगे जाकर कहता है कि त्रिवेणी ऑफ मॉडर्नाइजेशन, अमृत भारत, नमो भारत, वंदे भारत. यानी मेरा कहना है कि जो डेवलपमेंट का लीप जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कह रहे हैं, वी आर रीचिंग अ न्यू डेकेड. ये डेकेड में बोले 10 साल में हम वर्ल्ड के बेस्ट रेलवे सिस्टम्स को बनाने वाले हैं. आज उन्होंने नमो भारत का उद्घाटन किया, रैपिड रेल. पेशकर जी, ऑलरेडी मोदी साहब का रिपोर्ट कार्ड है जो 9 साल बेमिसाल है. कांग्रेस, सुरेश चंद्र जी तो डिस्प्यूट करेंगे, बट बीजेपी हैज ऑलरेडी रिपोर्ट कार्ड लेके सब जगह पहुंचना, राइट फ्रॉम देश को जब किया. तो पेशकर साहब, हाउ डू यू सी, प्रदीप जी, हाउ डू यू सी दिस डबल जंप? ऐसा है सिर्फ हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता देख नहीं रहे, हम और हमारे साथ पूरा मीडिया और पूरा विश्व ये देख रहा है. इंजीनियरिंग, प्लीज सी द बाउंस ऑफ द वॉइस. हमारे मोदी जी ने क्या कमाल कर दिखाया है 9 साल में. और ये बात तो सच है कि आप हर एक योजना ले लो. मेक इन इंडिया की से शुरू हुई बात आत्मनिर्भर भारत पहुंची है. तो ये 9 साल में सारे छोटी चीज से शुरू किया. जो पहले साल मोदी जी ने शौचालय का मुद्दा लिया और पूरे गरीबों का जो बेसिक नीड है उसको एड्रेस करते हुए आज चांद पर भी हम पहुंच गए हैं. ये दोनों चीज़ें अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसके बीच में सिर्फ इतना एक वाक्य में बोल सकते हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं. और सबसे बढ़िया बात जो है वो अभी आपने जो रेलवे की बात निकाली, सिर्फ रेलवे ही नहीं, टेलीकॉम सेक्टर का रिफॉर्म देखिए, रेलवे ही नहीं, मेक इन इंडिया में जो फैसिलिटीज मिली है वो देखिए. हम लोग गर्व से कहते हैं नाउ इंडिया इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब. तो ये सारे लोगों की आशा आकांक्षाओं को पूरे करने वाली सरकार, नमो भारत लीजिए और या आत्मनिर्भर भारत, नमो भारत लीजिए, ये भारत की इकोनॉमी पिछले 9 साल में पूरी वर्ल्ड रैंकिंग में 5th नंबर पर आई है. यही इंडिकेटर है कि मोदी जी के शासनकाल में भारत कितना आगे जा रहा है. बातें तो बहुत हो सकती है, हर योजना के बारे में मैं आधा घंटा बात कर सकता हूँ, लेकिन इतना तो समय नहीं है. हमें तो ये पता है सूरज चंद्र जी की जो पार्टी की लाइन है तो उनका तो काम ही है. अभी ये इलेक्शन ईयर है तो वो बोलेंगे ही, लेकिन सच बात बोलने के लिए ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. सुरेश चंद्र राजन जी, आपने सुना प्रदीप पेशकर जी, बीजेपी आज उन्होंने कहना है कि जिस प्रकार रिपोर्ट कार्ड मोदी जी के रिपोर्ट कार्ड जो है, राइट फ्रॉम डिजिटल रेवोल्यूशन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 5th बिगेस्ट इकोनॉमी से लेके हर घर शौचालय, हर घर नल से जल, हर चीज कवर्ड है. सर्जिकल स्ट्राइक है, बालाकोट स्ट्राइक है. आज मोदी साहब ने इनॉग्रेशन किया रैपिड रेल, नमो भारत. बोले कि त्रिवेणी
अमृत भारत, नमो भारत, वंदे भारत, पूरे रेलवे सिस्टम को नंबर 1 करेंगे 10 साल में, इन अ डिकेड, पूरे देश विदेश दुनिया में। सुरेश चंद्र जी, राजन साहब, आप कैसे देखते हैं उसको? ये आपका कहना है कि 9 साल बेमिसाल नहीं है, राजन साहब। प्रदीप जी, सबसे पहले आपने इस डिबेट में मुझे बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के ये प्रवक्ता प्रदीप पेशकर जी, नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार ने 9 साल में देश का सत्यानाश किस तरह से किया गया है और उस सत्यानाश को ही देश का विकास बताने का काम कर रहे हैं, उसके लिए मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ये नमो भारत की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ नमो भारत के माध्यम से भांडवलदारों के लिए या अपने मित्रों को से ज्यादा फायदा कैसे पहुंचा सकते हैं, इस नीति को लेकर इस तरह के योजनाओं का ये शुभारंभ करते हैं। आप मुझे बात बताइए, नमो भारत का जो रेट्स है या नमो भारत के जो चार्जेस होंगे वो आम आदमी को परवड़ने वाले नहीं है। और जहाँ पे आम आदमी जिस रेल से प्रवास करता है, जो छोटे छोटे गांव को जोड़ने का काम करता है, ऐसे लोगों के लिए जो रेल चलती है उस रेल का पूरी तरह से सत्यानाश किया जाता है। रेल के बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, कई लोगों की जाने जा रही है, उसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री कुछ वो अपनी नीति नहीं बनाते हैं, उसके ऊपर काम नहीं करते हैं, लेकिन नई नई योजनाओं का निर्माण करना और वो नए योजना का निर्माण करते समय अपने मित्रों को अधिक से अधिक लाभ कैसे पहुंचा सकते हैं, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये भी बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं बनाई है, उस योजना और जिस तरह से काम करते हैं, उस चीज को लेकर जल्द ही भारत देश का 5वां अर्थसत्ता बनेगा। लेकिन मुझे उनको बताने में बहुत दुख होता है, बेहद दुख होता है कि जब ये देश के बारे में जब चर्चा करने की बात आती है, देश के लिए काम करने की बातें आती है, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता, प्रवक्ता, अधिवक्ता एक ही बात करता है कि भारत जागतिक सत्ता बनेगा, पूरे दुनिया में भारत एक महाशक्तिशाली बनेगा। लेकिन वो नहीं बताते कि देश में आम आदमी अपने रोज का जीवन किस तरह से बिता रहा है। इस देश का अल्पसंख्यक समाज, इस देश का दलित समाज, इस देश की महिला किस तरह की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी नेता को मैं बताना चाहता हूं, जब इजराइल और हमास जैसी संगठन वहां पे आतंकवादी हमला करती है, तो उसके तुरंत 7 घंटे के बाद देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार उसके ऊपर समर्थन करती है, इजराइल के साथ खड़े रहती है। लेकिन देश में मणिपुर कई महीनों से जल रहा है, वहां पे महिलाओं के ऊपर बलात्कार किए जाते हैं, नंगा महिलाओं का वहां पे मोर्चा निकाला जाता है। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री, भारत सरकार या भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता, अधिवक्ता, नेता उसके ऊपर मणिपुर का म शब्द नहीं निकालता है। ये देश की जनता देख रही है। और आप देख रहे होंगे आज जो 5 राज्यों के अपकमिंग इलेक्शंस है, वहां पे जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं या मीडिया के जो रिपोर्ट आ रही है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है। इसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने केवल योजनाओं का जुमला देश के लोगों के सामने रखा है, देश के हितों के लिए काम नहीं किया है, केवल भांडवलदारों के लिए, अदानी अंबानी के लिए काम करने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। प्रदीप पेशकर जी, सुरेश चंद्र राजन सिंह ने बहुत इंपॉर्टेंट एक विषय जो नेशनल इंटरनेशनल कम्युनिटी जिस प्रकार से मोदी साहब ने स्टैंड इस पर पहले बार लिया इजराइल वाले इशू में, मोदी साहब ने क्लियर कट कहा, वी स्टैंड बाय इजराइल, वी डिनाउंस द टेरर अटैक ऑफ हमास का टेरर अटैक का आलोचना करते हैं और उन्होंने आगे जाकर वी सपोर्ट इजराइल्स राइट टू रिटेलिएशन। तो ये खुलेआम कोई प्राइम मिनिस्टर आज इस प्रकार से इस देश का प्राइम मिनिस्टर, तो हाउ डू यू सी इज अ चेंज ऑफ पॉलिसी पेशकर साहब? ऐसा है, आधा सच बोलना ये तो रणनीति रही है हमेशा। हर चीज में वो कंफ्यूजन पैदा करेंगे। कंफ्यूजन नहीं पैदा करते हैं प्रदीप जी, सारे दुनिया के मीडिया ने देखा है। पेशकर जी को बोलने दो। 7 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी, राजन साहब उनको बोलने दो, उसके बाद आपके पास आ जाता हूं।
मोदी बोलिए जी बोलिए ने पेशकर जी। हमास का अटैक, जो आतंकवादी अटैक है, उसकी निंदा की है और इजराइल के साथ इस वक्त पर हम खड़े हैं और मजबूती से खड़े हैं। इजराइल भारत के साथ में कितनी मित्रता निभाता है, जरा आप इतिहास खोलकर देखें। और हम आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस वाली रणनीति अपनाने वाले लोग हैं, ये भी पूरी दुनिया को बताने की जरूरत है। हमने पैलेस्टाइन का विरोध नहीं किया, हमने विरोध किया, आतंकवाद का विरोध किया। पेशकर जी, आपका जरा स्पीकर आप चालू किए, उसको जरा बंद कर दो, डबल आवाज आ रहा है आपका। स्पीकर प्लीज जरा, हाँ बोलिए बोलिए, फिर डबल आवाज आ रहा था, इको आ रहा था। बोलिए बोलिए। हेलो, पेशकर जी बोलिए। आपका आवाज नहीं आता है, फिर नहीं आता है एयरफोन में। हेलो 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 हेलो, आप जरा बोलिए सर। वो स्पीकर जरा बंद कर देना पेशकर जी, बिकॉज डबल आवाज आ रहा है आपका, आवाज इको हो रहा है। आवाज 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 ठीक है ठीक है, आपको सुन, आप चालू कीजिए। पेशकर जी, आप यू कैन हियर मी, आप सुन सकते हो? हाँ बोलिए 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 पेशकर जी। तो इजराइल और पैलेस्टाइन में अंतर है कि पैलेस्टाइन इज ऑलवेज हमास, और जो भी राष्ट्र आतंकवादियों को पनाह देता है हम उसके अगेंस्ट है। ये बोलने के लिए किसी की परमिशन निकालने की जरूरत नहीं, हम मुस्लिम पुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते हैं। उन्होंने आतंकवाद छोड़ देना चाहिए, भारत मित्रता करेगा। एकदम सिंपल लाइन है, पहले दिन से ये कहा है जीरो टॉलरेंस आतंकवाद। तो पेशकर जी, आई कम बैक टू यू, मैं 2 मिनट में आपके वापस आता हूं। सुरेश चंद्र जी, आप कुछ ऑब्जेक्शन उठा रहे थे। पेशकर जी आपके पास आता हूं 2 मिनट में, पहले सुरेश चंद्र जी के पास। राजन साहब, आप विरोध कर रहे थे, ये जो नीति है उसका विरोध कर रहे थे। सर मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता की जो भूमिका है, उस भूमिका को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया है। जब हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया, हमला किया था, उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी का मीटिंग हुआ था, उसमें स्टेटमेंट लेकर कहा था कि हम इस आतंकवादी हमला का निंदा करते हैं, उसकी इंजीनियरिंग कैन वी हैव राजेश जी ऑन द निंदा करते हैं। स्क्रीन प्लीज। यस यस, बोलिए। आवाज आ रहा है सर? मेरा आवाज आ रहा है? हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बात बता रहे हैं, उनको बताना चाहता हूं कि जब मणिपुर में इस तरह का आतंकवादी हमले हो रहे थे, महिलाओं के ऊपर बलात्कार हुए थे, उस वक्त इनको किसने रोका था? क्या उस वक्त आतंकवाद का प्रश्न चिन्ह नहीं आता है? देश के अंदर में जो आतंकवाद हो रहा है, वो दहशतवाद हो रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार को दिखाई नहीं देता है। और जब हम भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की बात करते हैं, भारतीय नागरिकों के अधिकारों की बात करते हैं, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो पुरानी नीति है, जब देश के लोग अपने मूल मुद्दे के ऊपर आते हैं, लोगों के जीवन के संबंधित प्रश्नों के ऊपर आते हैं, उस वक्त वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर्पजफुली अलग अलग दुनिया के अलग अलग इश्यूज के ऊपर बात कराते हैं, दुनिया के आतंकवाद के ऊपर बात करते हैं, भारत किस तरह से एक महासत्ता बनाएगी उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन देश की जो जनता जिस प्रॉब्लम को पेश कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कुछ बात नहीं करते हैं। आपको मालूम होगा सर, मणिपुर में जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा के ऊपर देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार को बात करने के लिए विरोधी पार्टियों को अविश्वास ठहराव लाना पड़ा, और उस ठहराव के बाद इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर मोदी जी को उनकी इच्छा ना होते हुए भी देश के संसद भवन पे इस मुद्दे के ऊपर बात करनी पड़ी। और आपने देखा होगा उस संसद भवन में उन्होंने जो भाषण किया था, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, वो पूरा की पूरा भाषण एक चुनावी रैली या चुनाव प्रचार के लिए जिस तरह से भाषण किया जाता है, उस तरह का भाषण किया जा रहा था। तो मेरी इस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को एक ही विनती है, जब देश के लोगों के हितों का सवाल आता है या देश में जो आतंकवाद होता है, उसका जिस तरह से कांग्रेस पार्टी शुरू से विरोध करती आई है, आतंकवाद के खिलाफ, दहशतवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ,
डट के खड़ी हुई है, उस तरह से भूमिका लेकर भारतीय जनता पार्टी खड़ी क्यों नहीं होती प्रदीप जी? ये मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के इन प्रवक्ताओं को ये सवाल पूछना चाहता हूं। या सुरेश चंद्र जी, प्रदीप के पेशकर जी अभी आएंगे, उनको लाइन में प्रॉब्लम हो रहा है, बट आप क्लियर कट ये समझाइए कि हमास, कांग्रेस ने हमेशा कहा कि द टेरर ऑर्गेनाइजेशन, मोदी जी भी वही कह रहे हैं। पैलेस्टाइन एक अलग इशू है, उसके साथ मोदी साहब ने भी बोला है कि वी आर विद द कॉज ऑफ पैलेस्टाइन। तो यहां पर हर चीज क्लियर है, फिर प्रॉब्लम विरोध कहां पर आ रहा है? बिकॉज क्या डामाडोल है, क्या कांग्रेस में कोई शंका है हमास, पैलेस्टाइन और इजराइल, स्टैंड क्या है एग्जैक्टली? सर इसमें ना देखो, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर कट है। कांग्रेस जब सत्ता में थी और आज विरोधी पक्ष में है, उस शुरू से लेके आज तक कांग्रेस की भूमिका ये है, जहां पे मानवीय अधिकारों का सवाल आता है, जहां पे मानवीय अधिकारों का हनन होता है, वहां पे कांग्रेस पार्टी उन पीड़ितों के साथ डट के खड़ी रहेगी। और मैं आपको ये भी दूसरी बात बताना चाहता हूं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इसके ऊपर एक बहुत बड़ी शानदार टिप्पणी की थी। उसका वीडियो आज सारे सोशल मीडिया में वायरल है। उन्होंने भी कहा था कि जिस तरह से इजराइल के लोगों ने पैलेस्टीन लोगों के जमीन हड़प ली है, उनके मानवीय अधिकारों का हनन किया है, ये देश के लिए और पूरे दुनिया के लिए चिंताजनक बात है। इसलिए उन्होंने ये भी कहा था कि जिन लोगों की जमीन हड़प ली है, जिन लोगों के मानवीय अधिकारों का हनन किया है, उसको न्याय मिलना चाहिए और इजराइलों को पैलेस्टाइन लोगों की जमीन तुरंत खाली करनी चाहिए। और यही भूमिका कांग्रेस पार्टी की है सर। बट विल कम बैक, बिकॉज उनका लाइन में थोड़ा खराबी है, तब तक हम लोग बात करते हैं। ये जो चुनावी प्रचार, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी कंटिन्यूसली एक जबरदस्त कैंपेन में चल रहा है। मध्य प्रदेश में कैंपेन चल रहा है, राजस्थान में कैंपेन चल रहा है, तेलंगाना में कैंपेन चल रहा है। राहुल गांधी जी ने कहा कि तेलंगाना में अब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गलत प्रॉमिसेस देते थे, कांग्रेस सिर्फ लोगों को न्याय दिला सकते हैं। तेलंगाना में आपने 6 गारंटी की भी बात की है। 6 गारंटी राहुल गांधी जी ने कहा हम लोग हर फैमिली को सपोर्ट करेंगे तेलंगाना में। इस पर थोड़ा रोशनी डाले सुरेश चंद्र जी। तेलंगाना में जो प्रचार का माहौल है और लोग कांग्रेस पार्टी के साथ जिस तरह से खड़े हुए हैं, इससे मतलब आपने भी देखा होगा या मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा, तेलंगाना में जो असली लड़ाई है तेलंगाना और चंद्रशेखर राव की जो पार्टी है बीआरएस, उसके साथ है। भारतीय जनता पार्टी का वहां पे कोई अस्तित्व नहीं है सर। भारतीय जनता पार्टी वहां पे कहीं भी चुनावी टक्कर में नहीं है। असली लड़ाई कांग्रेस और वहां की रीजनल पार्टियों के साथ है। और राहुल गांधी जी ने जो बात कही है, वो तेलंगाना की जनता ने भी पूरा देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, जो सुप्रीमो है, जो क्या बोलते हैं उसको, एक हुकुमशाह है, वो नरेंद्र मोदी जी इस तरह के चुनावी जुमले कई बार करते हैं सर, कई बार करते हैं। आपको मालूम होगा अभी ये राम मंदिर का मुद्दा वहां पे सामने आ रहा है सर, चुनावी रीजनल पार्टियों के इसमें राम मंदिर। बिल्कुल। तो सुरेश चंद्र जी, आई कम टू प्रदीप पेशकर जी। प्रदीप पेशकर जी, आप इजराइल के बारे में बोल रहे थे। इंडिया देश का, भारत का स्टैंड जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुलेआम बोल दिया जो बोलना है, तो कांग्रेस को आलोचना है उस स्टैंड पर। पेशकर जी, नहीं, इनकी विदेश नीति मुस्लिम तुष्टिकरण पे अगर डिपेंड है तो मुझे उस पर कुछ कहना नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया आतंकवाद को नष्ट करना चाहती है। आतंकवाद ये कैंसर है दुनिया के और मानवता के लिए खतरा है। अगर इतनी सीधी बात है, अगर हमास के आतंकवादी 7 तारीख को घुसकर इजराइल में कुछ निष्पाप लोगों को मारते हैं, इतने बड़ा अटैक किया, तो इजराइल ने क्या करना चाहिए? और इस आतंकवाद हमने झेला है, हमें ये दुख पता है। जब मुंबई में अटैक हुआ तब क्या हुआ था, तो ये दुख क्या है आतंकवाद का, ये हमने झेला है, भारत ने झेला है। तो भारत का प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। तो उन्होंने सीधी बात कही है, फिर से मैं दोहराता हूं कि वी आर अगेंस्ट टेररिज्म।
वी वांट टू फिनिश टेररिज्म फ्रॉम वर्ल्ड। तो ये बात कहनी कांग्रेस को क्या सच नहीं चाहिए? ये कांग्रेस ने कहना नहीं चाहिए? फिर इनको उसमें मुस्लिम दिखता है, फिर उसको क्रिश्चियन दिखता है, हिंदू नहीं दिखता है। तो ये चीज आप धर्म के ऊपर उठकर आप मानवता के दृष्टि से देखिए, हमास की कड़ी निंदा करनी ही चाहिए। पैलेस्टाइन का जो स्टैंड है, उनकी जो राष्ट्र के बारे में उनकी जो है वो यूएन में जो चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन शांति की वार्ता के साथ चलना चाहिए। और उसमें भारत का स्टैंड एकदम क्लियर है। हम पैलेस्टाइन स्टेट के साथ में हो सकते हैं, आतंकवादी पैलेस्टाइन के साथ नहीं हो सकते। पेशकर जी, मगर ये जो सुरेश चंद्र जी बार बार कह रहे हैं कि जब भी आपके पास कोई मुद्दा नहीं है तो आप श्री राम प्रभु राम को बीच में लेके आते हैं। अभी बीजेपी तो हक ही नहीं है, इनको कांग्रेस वालों को हक ही नहीं है। आप बीजेपी का कैंपेन आज के तारीख में चालू है कि कांग्रेस ने कहा था कोर्ट में कि श्री प्रभु राम एक काल्पनिक चीज है, काल्पनिक है, इज नॉट रियलिटी। कांग्रेस का स्टैंड था। तो आज आपका कहना है कि देखो प्रभु राम का मंदिर 350-500 साल के बाद आज मोदी जी ने, उनके डिस्ट्रक्शन के बाद मोदी जी ने ठीक कर दिया है। तो ये राम इज एन इश्यू सर पेशकर साहब। नहीं, अभी क्लियर कहते हैं, राम ही राष्ट्र भावना है। द फ्रेम प्रभु श्री राम ये राष्ट्र भावना है। आवाज आ रही है? यस यस, बिल्कुल, बोलिए बोलिए बोलिए। प्रभु श्री राम हमारे आदर्श है, प्रभु श्री राम हमारे राष्ट्र की भावना है, और प्रभु श्री राम ही भारत के आदर्श हो सकते हैं, कोई बाहर का नहीं हो सकता है। तो ये बात कांग्रेस को तो हक ही नहीं है राम के बारे में बोलने का। उन्होंने तो पूरा हाईकोर्ट में कह दिया था, सुप्रीम कोर्ट में कह दिया था कि ये तो काल्पनिक चीज है, राम सेतु भी काल्पनिक है, प्रभु श्री राम भी काल्पनिक है। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं? और दूसरी चीज, प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर कोर्ट के आदेश से हो रहा है, इनका सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है? इनका सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है क्या? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस को कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो हो रहा है, लेकिन भव्य मंदिर जो बन रहा है तो मोदी जी के पूरे जो काम है, पूरा जो मोदी जी को समर्थन है, उसके साथ पूरी भावना जो हिंदू मानस की है, उसमें बहुत सारे मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने भी डोनेशन दिया है, बहुत सारे मुस्लिम संगठन भी उनके साथ में है। वो उनको नहीं दिखता है, जो विरोध में है उतना ही वो पकड़ेंगे और उतने ही लोगों के बारे में कांग्रेस अपनी वकालत शुरू करेगा। लोगों के मन में भ्रम पैदा करना, जाति जाति पर लड़वाना, धर्म के नाम पर राजनीति करना, ये कांग्रेस ने अभी तो बंद करना चाहिए। 9 साल देख लिए हैं, 9 साल देखे हैं कि एक भी दंगा नहीं हुआ, फिर भी आप मणिपुर लेके बैठेंगे, हर चीज बैठेंगे। उनका वहां का राय, उनकी जो वहां की जो दिक्कतें हैं वो आज से नहीं है, वो कई पुराने सालों से है। ठीक है, हुआ वो गलत हुआ, लेकिन वहां पर अभी खुद होम मिनिस्टर अमित शाह जी और मोदी जी पूरा कंट्रोल कर पाए हैं वहां पर। तो एक ही चीज उठाकर हर इलेक्शन में बोलते रहे, राम की चीज बोलेंगे, फिर इधर मणिपुर की बोलेंगे, लेकिन सच जो चीज है उनके भ्रष्टाचार पे मत बोलो, कोई बोलेंगे नहीं कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर। जो चीजें आज तक उन्होंने गलत चीजें समाज में लाई है, वो चीजें अभी पूरी बंद हो गई है 9 साल में। इसलिए वो अभी हर बार वही चीज बोलेंगे, क्या कर सकते हैं ना पेशकर जी। दूसरा एक है कि राहुल गांधी जी का बार बार कहना है कि जातीय जनगणना, कास्ट सेंसस लाना है। बोले कि 2024 में जब आएंगे तो पहले चीज मैं इन्फोर्स करूंगा कि कास्ट सेंसस को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। बोले कि 5 राज्यों में भी जहां जहां हम लोग जीतने वाले, वहां पर भी कास्ट का सेंसस को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, इंपोज करेंगे। तो बीजेपी का कहना है कि जातिवाद का जहर कांग्रेस समाज में उगल रहे हैं। हाउ फार इज इट ट्रू सर? प्रदीप पेशकर जी। बिल्कुल ये सच है कि आज तक हमने भारत में जो देखा है, सुना है, अंग्रेजों ने किस तरीके से राज किया। अंग्रेजों ने ये राज किया, फोड़ो और राज करो, ये समुदाय में लड़ाओ और राज करो। ये कांग्रेस के डीएनए वाले जो कांग्रेसी है, ये अंग्रेजों के डीएनए वाले जो कांग्रेसी है, वो यही कहेंगे। अभी क्या बोल रहे हैं, जितनी आबादी उतना हक। कहाँ लेके जा रहे हो भाई देश को?
हम लोग पूरा भारत एक करना चाहते हैं और वो INDIA पूरा तोड़ने वाली राजनीति है। तो ये देखिए, जितना आबादी उतना हक, ये कहने वाले जो कांग्रेसी है उनका नारा ही मैंने बोल दिया। इससे मोदी जी ने इस पे जवाब क्या दिया? सबसे ज्यादा आबादी तो गरीबों की है, तो गरीबों को ज्यादा हक मिलना चाहिए। ये इन्हें पसंद नहीं है। गरीब कल्याण की बात करने वाले मोदी जी पिछले 9 साल में गरीब कल्याण की बात हो रही है, गरीबों के लिए योजना चलाई है, गरीबों के लिए स्कूल, अस्पताल और घर देने का काम हुआ है, गरीबों को बिजली देने का काम हुआ है, गरीबों को गैस देने का काम हुआ है, गरीबों को, किसानों को किसान सम्मान योजना के द्वारा उनका लाभ देने का काम हुआ है। और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की तो बात ही बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये सारा चीज गरीबों के हक में होते दिख रहा है। फिर ये जाति पर आ गए। ओबीसी की जनगणना इतने दिन क्यों नहीं की? जब की तो उसका रिजल्ट उन्होंने क्यों नहीं जाहिर किया? 2013 तक वो क्या कर रहे थे? 2011, 12, 13 तब तो मोदी जी थे ही नहीं, 14 के बाद आए, तब क्यों नहीं की? और दूसरी चीज, अभी जो बिहार वाले कह रहे हैं, दूसरे स्टेट वाले कह रहे हैं, स्टेट को जनगणना करने का हक है क्या? स्टेट कर सकता है क्या? वो तो सर्वे कर रहे हैं। हम करेंगे सर्वे, बोलेंगे, अरे कितना उल्लू बनाएंगे लोगों को। सुरेश चंद्र जी, आप सुने प्रदीप पेशकर जी जिस प्रकार से कहा कि ये जातीय जनगणना जो रोज राहुल गांधी जी हर भाषण में, हर स्टेट में रोज के रोज इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। सुरेश चंद्र राजन जी, तो क्या ये ठीक है? जातिवाद का जो जहर घोल रहे हैं सर, जातिवाद का जहर हम नहीं खोल रहे हैं। जातिवाद का जहर खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस करता है, और ये पिछले कई सालों से पूरा देश देखता है। हम तो भारतीय संविधान, जो देश के परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया है, और उस संविधान ने इस देश के नागरिकों को जो अधिकार दिए हैं, उस अधिकार को पाने के लिए कांग्रेस की यह भूमिका है कि लोक संख्या के आधार पर लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और हम ये भी चाहते हैं कि जिनकी जितनी संख्या भारी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। आज रिजर्वेशन में क्या हो रहा है? जो अलग अलग कैटेगरी में, जैसे ओबीसी है, शेड्यूल कास्ट है, उस रिजर्वेशन में आने वाली जो ताकतवर जात होती है, जो ताकतवर समाज होता है, वो रिजर्वेशन के सारे बेनिफिट लेता है। आपके तो 15 साल सरकार थी, तब क्यों नहीं किया? मुझे बात करने दीजिए। आप जब बात कर रहे थे, मैं बात नहीं कर रहा था आपसे। आपके पास आता हूं, जरा उनको बोलने दीजिए। बोलिए। मैं आपके बीच में बात नहीं किया था। बोलिए सुरेश चंद्र, बोलिए। आप पहले समझ लो, जितनी आबादी उतना अधिकार की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जितनी संख्या भारी उतनी भागीदारी। अगर ओबीसी का रिजर्वेशन में हम बोलते हैं, ओबीसी इस देश में टेंटेटिवली अगर 45% है, तो अगर देश में 90 सेक्रेटरीज काम कर रहे हैं, तो उसमें 3 ओबीसी क्यों? उसमें वो रेशियो में क्यों नहीं है? और आप जाति न्याय जनगणना की बात करते हैं और आप बोल रहे हो कि स्टेट को अधिकार नहीं है। मैं आपको इस टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपको आपका नॉलेज, आपके विचार अपडेट करना चाहिए। लेटेस्ट बिहार में नीतीश कुमार जी ने जाति न्याय जनगणना किया और उसके सारे जो डेटा है रिलीज कर दिया है। और कांग्रेस की जहां सरकार है, कांग्रेस की जिस जिस स्टेट में सत्ता है, वहां पे सारे मुख्यमंत्रियों ने उस तरह के स्टेटमेंट कर दिया है कि हम हमारे राज्यों में जाति न्याय जनगणना करेंगे और उसका डेटा रिलीज करेंगे। और प्रदीप जी, आपको मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के इस प्रवक्ता को शायद वो मालूम नहीं है, जब कांग्रेस की सरकार इस देश में थी 2011 में, कांग्रेस ने पूरे देश में कास्ट बेस्ड सर्वे किया हुआ है। उसका पूरा की पूरा डेटा केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है। और कांग्रेस पार्टी बार बार इस बात को दोहराती है, वो मांग करती है कि आप 2011 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब सरकार थी, उसके माध्यम से जो सर्वे हुआ है उसका डेटा रिलीज कर दो, और उसके आधार में जो डेटा सामने आएगा उसके आधार पे आप ओबीसी हो, जाट हो, अल्पसंख्यक हो, दलित पेशकर जी कुछ बोलना चाहते हैं? 2 मिनट आपको दो इंटरव्यू। आप पेशकर जी क्या थे? आपको क्या ऑब्जेक्शन है? मैं वही बोल रहा था कि 2011 में जो कांग्रेस ने किया था जनगणना
का काम, हाँ, हाँ। उसके रिजल्ट 13 तक क्यों नहीं आए, इसकी सही जानकारी जनता को देना चाहिए ना। 46 लाख जाति है ऐसा अनुमान लगाया गया था, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, 1,18,00,000 से भी ज्यादा। तो इतनी सारी जातियां आई कहां से? तो ये सब उसमें जो त्रुटियां खामियां रही उसकी वजह से वो डेटा वो नहीं ला पाए। और 2011, 12, 13 में तो मोदी जी थे नहीं, तो कांग्रेस ने ये जाहिर क्यों नहीं किया? दूसरी चीज है, इंपेरिकल डेटा करना चाहिए, हमने भी बोला है कि इंपेरिकल डेटा लाना चाहिए, उसके ऊपर से गरीबों का कल्याण निश्चित किया जा सकता है। लेकिन मेरे नॉलेज के बजाय आप ये देखिए, इंपेरिकल डेटा कलेक्शन अलग चीज है और जनगणना अलग चीज है। जनगणना केंद्र का अधिकार है और केंद्र ही कर सकता है, राज्य इंपेरिकल डेटा कलेक्शन कर सकते हैं और उसके आधार पर योजनाएं बन सकती है। ये बातें दोनों अलग है। तो मुझे ये लगता है कि जाति का जहर खोलना और अलग अलग जातियों में बांटकर दोनों जाति में लड़वाना, फिर अपनी रोटी कैसी सेकी जाती है, यही राहुल गांधी हमेशा देख रहे हैं। या सुरेश चंद्र जी, राजन साहब, ये क्या जो प्रदीप जी ने कहा, पेशकर साहब ने कहा, कैन आई हैव राजन जी ऑन द फोन प्लीज, ऑन द स्क्रीन प्लीज? यस। राजन जी, क्या जो पेशकर साहब ने कहा उसमें कितना, उन्होंने कहा कि 2011 से 13 तक आप थे तो क्यों नहीं लाए? और फडणवीस साहब ने शायद इसको हाईलाइट कर दिया कि चिदम्बरम साहब ने खुद पार्लियामेंट में उस चीज को रोका है। तो कैसे देखते हो सुरेश चंद्र जी इसको? मनीष पाटिल जी, वेलकम टू द शो, विल गेट बैक टू यू शॉर्टली। भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है सर, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो और बड़ी संख्या में झूठ बोलो। अरे आप 2011 से लेके 13 की बात करते हो, लेकिन 2011 से लेके 2023 तक का बहुत बड़ा कार्यकाल है सर। और उसके बाद भी कांग्रेस ने कई बार उसकी संसद भवन में भी हमने डिमांड की, कांग्रेस के साथ साथ विरोधी पार्टियों ने, सभी पार्टियों ने इसकी डिमांड की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी वो डेटा रिलीज नहीं किया। इसका कारण ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे बता सकते। सुरेश चंद्र जी, योर नेटवर्क इज ऑन। अच्छा, आई जस्ट कम टू पाठरे जी, मनीष पाठरे जी, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता है प्रदीप पेशकर जी। आपने प्रदीप पेशकर जी ने, हाँ सुरेश चंद्र जी आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं पाठरे जी के पास जाता हूँ। और सर दूसरा, हेलो आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूँ सर। दूसरा, ये लोग बोलते हैं ना कि ये जाति पे आते हैं। हेलो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए सुरेश चंद्र जी, बोलिए। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि ये लोग जाति पे आते हैं। तो इनके नॉलेज के लिए मैं बताता हूँ, कर्नाटक में जब इनकी सरकार जा रही थी और इनको ऐसा लगा था कि दलित वोट का हमें बेनिफिट अगर लेना है तो वहाँ पे दलित का जो रिजर्वेशन है उसमें सब कैटेगराइजेशन करना चाहिए। और आपको नॉलेज के लिए बताता हूँ, वो जो इन्होंने उनकी सरकार जाते कर्नाटक में इन्होंने जो दलित रिजर्वेशन में सब कैटेगराइजेशन करने का जो निर्णय लिया, उस निर्णय को लीगल ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे। आज तक वहां पे वो सब कैटेगराइजेशन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। फिर भी इन्होंने एक पॉलिटिकल फायदा होना चाहिए इसलिए उस तरह का डिसीजन लिया, और ये आज हमको बताते हैं कि हम जाति और उसके वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ये चिंताजनक है और पूरा देश ये देख रहा है। तो have you got Mr. Manish Patre on the line? मनीष पाटरे जी, आपने मनीष पाटरे जी यहां पर बीजेपी के प्रवक्ता हैं, प्रदीप पेशकर जी, सुरेश चंद्र जी, राजहंस जी है कांग्रेस से। बीजेपी का एक बड़ा रिपोर्ट कार्ड है। आज मोदी साहब ने जो नमो भारत का उद्घाटन भी किया, द फास्टेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म रेल और आज तक, और उन्होंने कहा त्रिवेणी और आने वाले डेवलपमेंट का लहर बीजेपी ने पूरे देश में मोदी साहब ने किया, इसे बीजेपी प्रवक्ता कहना। आपने मनसे ने आज वो हाईलाइट किया जो हाईवे के फ्लाईओवर टूटे हुए थे चिपलून में, रत्नागिरी में। तो आप क्या बीजेपी के प्रवक्ता से सहमत है कि डेवलपमेंट जबरदस्त तरीके से हुआ? बिकॉज आपने भी मुंबई गोवा में आंदोलन जबरदस्त किए थे, वो हाईवे अभी तक नहीं बना। पाटरे जी। सर जी, सबसे पहले तो आप सभी को जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपने अभी बताया कि
नमो भारत के अंडर कुछ उद्घाटन हमारे माननीय पंतप्रधान जी ने किया है। सर जी, देश में उद्घाटन की नहीं, देश में शासन की जरूरत है। अभी उद्घाटन तो रोज होते हैं। मतलब हमारे कोकन से, आपने अभी कोकन का नाम लिया, इसलिए मेरे दोनों दोस्तों को बता देता हूँ कि कोकन की राजनीति में एक नई स्टाइल आई है। जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर हो जाती है, इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद हमारे वहां के जो लीडर है, जो एमएलए हो गए, एमपी हो गए, वो अपने गाड़ियों में नारियल की गोनी रख के जाते हैं। नारियल हमारे हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है, उसकी गोनी रख के जाते हैं। जिस गांव में जाएंगे उधर के लोगों का कहना होगा, सर हमारा रोड बनाना है, 10 साल हो गए रोड नहीं बन रहा। वो नारियल लेते हैं, वहां का कोई बुजुर्ग पकड़ते हैं, उसको बोलती है चलो आपका रोड का उद्घाटन कर देते हैं। उद्घाटन हो जाता है, रोड नहीं होता है सर जी। और गए बहुत सालों से यही चीज हो रही है। दूसरी बात, अभी आपने कोकन का कहा है, जो कि मुंबई गोवा पे मैं गए 6 सालों से काम कर रहा हूं। उद्घाटन तो उसका भी हुआ था, गडकरी जी ने उसके लिए अल्टीमेटम दिया, टाइम दिया, सब हुआ। आज अभी कल परसों की बात है, जबकि ये जो गर्डर गिरने के बाद मनसे ने वहां पे बैनरबाजी की थी। उस बैनरबाजी के बाद वो बैनर 4 घंटे में हटा दिया गया। उसमें हमने गडकरी जी के लिए वो बैनरबाजी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये रोड मैं बना के दूंगा। गए 4 साल से उनका अल्टीमेटम खत्म ही नहीं हो रहा है। और जब रोड के बारे में गडकरी जी ने अच्छा किया था, तब राज साहब ने उनको रोड का नाम भी दिया था। जब अच्छा करते हैं तो हम आपको क्रेडिट देते हैं, जब बुरा कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। एज अ मिनिस्टर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। एक गर्डर अगर काम चालू था तभी गिर जाता है, तो ये तो सोचिए कि उसमें किसी की जान नहीं गई। जान जाती तो उसकी जिम्मेदारी किसी की थी। महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आज भी कॉन्ट्रैक्टर को बचा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर की पूरी गलती है। पूरे कॉन्ट्रैक्टर जो भी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर ने आज तक ब्रिज का कोई काम नहीं किया, इसके पास कोई ब्रिज का एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी इस कॉन्ट्रैक्टर को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला कैसे? ये सबसे बड़ी शुरुआत है। अगर वो गर्डर गया, वो गर्डर के पीछे आज 40-50 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है, ये नुकसान आप कॉन्ट्रैक्टर से कंफर्म भर के लेंगे या जनता को खाली बताएंगे कि हम लेंगे? बाद में पता चलता है कि 180 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा के 250 करोड़ कर दिया। और ये जो चालू है बीजेपी के राज में, ये क्योंकि आवाज ही बचा नहीं है। कल की बात हम बताते हैं। कल हम पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के एनएचआई के ऑफिस में गए थे। हमारे पूरे जो नेता थे, मतलब हमारे बाला नंदगांवकर जी थे, जो कि एक्स गृह राज्य मंत्री है, हमारे संदीप देशपांडे, हमारे अविनाश जाधव जी थे, हमारे वैभव खेड़ेकर थे कोंकण के। हम लोग टाइम लेके एनएचआई के ऑफिस में गए। एनएचआई के ऑफिस में इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद वहां पे कोई भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर था नहीं। हमने ऑलरेडी अगले दिन बताया था कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो पदाधिकारी है, जो नेता है, वो आपसे मिलने को आने वाले हैं कल। वो लोग कह रहे हैं कि हम डर के मारे भाग गए। अरे ये अगर आपने चोरी की नहीं तो डर किस बात का? अगर ये सब चालू रहेगा तो मेरे ख्याल से ये उद्घाटन से होने वाले काम नहीं है। जो काम पहले उद्घाटन हुए हैं, जैसे कि आपको मालूम होगा कि मराठा समाज का बहुत बड़ा रैली आज महाराष्ट्र में निकल रहा है। आज सुबह की सभा में मनोज जरांगे पाटिल के यहाँ पे से भाषण हुए, जो पूना की सभा थी, उसमें उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी जी ने हमारा पैसा खर्चा किया उद्घाटन करके। जिन्होंने कहा था कि मुंबई के आगे समंदर के बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा स्मारक बनाया जाएगा। सर जी, उद्घाटन किया, उसका वीडियो किया, उसके नाम पे वोट मांगे लोगों से। आज तक एक ईंट वहां पे रखी नहीं है, लेकिन उसके लिए जो 100-200 करोड़ रुपया खर्चा हुआ वो जनता का पैसा है। तो इसका जवाब अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं देंगे, बस उद्घाटन करेंगे, तो ये मेरे ख्याल से देश के लिए बहुत हानिकारक है। प्रदीप जी, क्या आपको ये जिन्होंने, जैसे मनसे के स्पोक्समैन ने जिस प्रकार से कहा, प्रदीप पेशकर जी, मनसे का स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट, जिस प्रकार से मुंबई गोवा हाईवे तो 17 साल से नहीं हुआ। एक्चुअली कांग्रेस का भी थोड़ा दोष है, आपका भी दोष है, 17 साल से हुआ नहीं है। बट आप कहते हैं कि आपके एकदम कार्य सम्राट लोग मंत्री हैं। व्हाई इज इट नॉट हैपनिंग, पेशकर साहब? नहीं, प्रैक्टिकली 3-4 दिन पहले ही गडकरी जी ने भी माना है कि वहां पर बहुत सारे
बार कोशिश करके भी वो सक्सेस वहां पर नहीं मिला। ये बात बिल्कुल प्रामाणिकता से उन्होंने ही मानी है। हमने और पूरे भारत में किसी पार्टी का कोई भी नेता हो या कोई भी कार्यकर्ता हो, वो ये मानता है कि गडकरी जी ने काफी अच्छा काम किया है और उनके जैसा रोड का काम, पूरा नेटवर्क भारत में जो बिछाने का काम है, वो गडकरी जी ने ही अच्छा काम किया है। लेकिन इस मुंबई गोवा का काम अच्छा नहीं हुआ या टाइम पर नहीं हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने ली है। लेकिन हर बात एक ही चीज बोलकर हम लोग ये तो गुमराह नहीं कर सकते किसी को कि उसमें अच्छा काम हुआ ही नहीं है। यहाँ पर हमने वो गणपति के दिन देखा है कि अपने रविंद्र चौहान जी जो अपने स्टेट के मिनिस्टर है, वो पूरा दिन वहाँ पर 7-8 दिन वहाँ रहकर भक्तों को जाने के लिए आसानी कैसे हो ये करने का काम उन्होंने खुद वहाँ रहकर किया है। तो इसको भी हमने इस प्रक्रिया को भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक नहीं हो रहा है तो वहाँ पे भौगोलिक परिस्थिति भी देखने की जरूरत है। कॉन्ट्रैक्टर को दे सकते हैं काम, कॉन्ट्रैक्टर ने पूरा नहीं किया तो उसको पेनल्टी लगती है, उसको वहाँ के लोकल इश्यूज है वो कोर्ट में जाता है। तो सारे कायदे कानून के चक्कर में वो कहीं ना कहीं अटकते गया, ये बात सच है। लेकिन 16 साल से अगर अटक रहा है तो 16 साल से तो गडकरी जी नहीं है, बीच में 2.5 साल तो यहाँ पर सरकार थी। तो हर एक का जिम्मेदारी, हम सबकी वो जिम्मेदारी है कि वहां पर माहौल कैसा रहे, वहां पर सही कॉन्ट्रैक्टर कैसा रहे और वहां पर काम हो। सब ये चाहते हैं कि वो तो रोड बिल्कुल बनना चाहिए। और अभी पाटरे प्लीज ब्रिंग एवरीबॉडी ऑन स्क्रीन। पाटरे जी जो बोले हैं कि एक चीज को आप लेके बोल नहीं सकते कि सरकार कुछ नहीं कर रहा है। पाटरे जी आप सुना है प्रदीप पेशकर जी ने क्या कहा? बोलिए पाटरे जी। क्या कहा? उनका आवाज नहीं आ रहा था। उन्होंने क्या कहा? मुझे 1-2 वर्ड सुनाई दे। उसमें उन्होंने ऐसा कुछ कहा है कि गणपति के लिए 1 लेन का उस टॉपिक के ऊपर मुझे बात करना है। उन्होंने ये टॉपिक निकाला है क्या? ये मुझे सुनाई नहीं दिया। तो वो क्या टॉपिक उन्होंने बोला? ना बोले कि मुझे भी आवाज नहीं आ रही। 6-7 दिन कंटिन्यूसली रविंद्र चौहान जी वहां पर खड़े होकर वो गणपति के आगमन और जागमन के लिए पूरा व्यवस्था उन्होंने किया। तो बहुत मेहनत किया रविंद्र चौहान जी, उनका कहना है। वो खुद खड़े होकर अभी इसमें आपको मैं जवाब देना सुरेश चंद्र। यस बोलिए पाटरे जी। आपको तो मेरा अपने वीडियो देखा होगा कि उन्होंने क्या किया। मनसे ने हर जगह उनकी पोल खोल की है। उन्होंने लोगों को बताया था कि 1 लेन गणपति के पहले चालू करी जाएगी, ये उनके वर्ड थे। उसके बाद उन्होंने बताया, उनके वर्ड घुमा के उन्होंने बताया था रविंद्र चौहान जी ने, जो कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, कि उन्होंने बताया कि गणपति के पहले हमने 1 लेन नहीं बोले थे, हमने बोला था मोटरेबल। उन्होंने वर्ड यूज किया मोटरेबल। पहला बात की कि पूरी 1 लेन कंक्रीट की सीसी की 1 लेन पूरी। उसके बाद उन्होंने बोला मोटरेबल। उसके बाद भी 100 गलतियां की। इफ दे आर द पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, सो उनके ऊपर ही पूरे ब्लेम जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी अगर हमने कोशिश की है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी हो नहीं सकती। ये उनका स्टेटमेंट है। आज मेरे फेसबुक पेज पे जाइए, मैंने उनके वीडियो के ऊपर लाइव में उनको रिप्लाई दिया है वीडियो से, आप वो चेक कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि पहले तो सीसी का रोड बनाएगा 1 रोड, फिर उन्होंने मोटरेबल कहा, दोनों में फेल गए। दूसरी बात, जो कि कचहरी का सबसे बड़ा जो बोगदा था, वो कचहरी का बोगदा उन्होंने कौन सी रिस्क लेके खुला किया था? क्योंकि वो जाने के लिए किया था, आने के लिए नहीं। आने के समय में वहीं पे ट्रैफिक हुई सबसे ज्यादा। जाने के समय में लोगों को 1-1 दिन 1.5 दिन जाने को लगा। लोगों को फिर से मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे यूज करना पड़ा। और दूसरी बात, ये जो पैसा उन्होंने कहा कि 1 लेन का काम होने वाला है, वो काम तो अभी हुआ नहीं। उसके ऊपर अभी फिर से मरम्मत का खर्चा चालू है। अगर ये खर्चा पब्लिक का है तो इनकी जिम्मेदारी है, और इसकी पूरा ब्लेम ये रविंद्र चौहान जी और सम्माननीय नितिन जी गडकरी इनके ऊपर है। तो मैं प्रदीप पेशकर जी, आपका आने से पहले मैं सुरेश चंद्र राजन जी से पूछता हूं। राजन जी, क्या आपको लगता है कि ट्रिपल इंजन सरकार जो डेवलपमेंट को लेके आया था, बोले कि हर चीज को हम लोग पूरे महाराष्ट्र को डेवलपमेंट से बदल देंगे, शायद कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह गया, फेल हो गया? कैसे दिखते हैं राजन साहब? सर, ये जो शिंदे फडणवीस पवार सरकार जो आज महाराष्ट्र में काम कर रही है,
हेलो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आई कैन हियर यू, बोलिए राजन साहब। ये आज एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में ये जो सरकार काम कर रही है ना, इस सरकार का तीनों में बिल्कुल आपसे तालमेल नहीं है। ये लोग जिस तरह से केंद्र में मोदी सरकार झूठ बोलने का काम करती है, बिल्कुल उसी तरह से महाराष्ट्र में भी उसी नीति को लेके काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पूना में ये ललित पाटिल के माध्यम से इतना बड़ा ड्रग्स का महाघोटाला सामने आ गया। उसमें पुलिस से लेके पॉलिटिकल इनके सरकार के नेता को लेकर हॉस्पिटल के सारे कर्मचारियों के सारे लोग मिले हुए हैं। इतना बार ये सरकार का सबसे बड़ा फेल्योर है सर। एक ड्रग माफिया जेल में अरेस्टेड है, जेल में से जिस आजार का, जिस ट्रीटमेंट का कोई वहां पे सबूत नहीं है, ऐसे ट्रीटमेंट करने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होता है और महीनों महीनों बैठकर उसी हॉस्पिटल के ड्रग का धंधा चलाता है। ये हमारे राज्य के लिए, हमारे राज्य के गृह मंत्रालय के लिए बहुत ही चिंताजनक है और ये सरकार का फेल्यूर है सर। इससे पहले कोल्हापुर में भी ऐसा ही हुआ और जिस तरह से हॉस्पिटल में ये लोगों को बोलते हैं कि प्रधानमंत्री आरोग्य बीमा योजना और नमो के बारे में या अलग अलग नाम से लेके या हेल्थ से रिलेटेड अलग अलग योजना लेके आते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जिस तरह से लोग मर रहे हैं, जिस तरह से बच्चे मर रहे हैं, जिस तरह से महिला मर रही है, इससे एक बात साबित होती है कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार लोगों के जान की बिल्कुल परवाह नहीं है। ये लोग इस सरकार को बचाने में लगे हुए हैं और वो किसी भी हालत में, जनता गई भाड़ में, लेकिन हमारी सरकार बचनी चाहिए, इस भूमिका को लेकर काम कर रहे हैं सर। पेशकर साहब, आपके सामने 3 मुद्दा रखे। सुरेश चंद्र जी ने कहा कि ड्रग्स का मुद्दा भी रखा है कि लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गए, हॉस्पिटल से अक्यूज भाग गए, फिर उनको आपको पकड़ कर लेके आना पड़ा। हॉस्पिटल डेथ्स के बारे में कहा कि लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल में दवाई नहीं है। और मनसे के लीडर ने कहा कि, स्पोक्स पर्सन ने कहा कि कुछ काम नहीं हुआ मुंबई गोवा हाईवे में और डायरेक्टली आप पे गले कि आप नहीं कर रहे काम। पेशकर जी, 3 इशू में जरा बोलिए प्लीज। तो अभी ललित पाटिल की बात निकाली है ड्रग की, तो पहले इन्होंने जवाब देना चाहिए कांग्रेस वालों के साथ में जो उबाटा सरकार में शामिल थे, तो मुझे ये बताइए कि वो किस पार्टी का कार्यकर्ता है, एक चीज। दूसरी चीज ऐसी है, जब 2020 में ही उसके अरेस्ट किया गया था, फिर उसको शिवसेना में कैसे लिया गया। दूसरी और तीसरी चीज, अभी तक 16 अरेस्ट इस केस में हुए हैं, 9 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। एक्शन कठोर से कठोर देवेंद्र जी एक्शन ले रहे हैं। माननीय गृह मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है और शिंदे जी के सरकार में ये शासन उनके ऊपर हो रहा है। और दूसरी बात ऐसी कि आज ही दोपहर में देवेंद्र जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये बोला है कि जल्द ही इसके पीछे बड़ा रैकेट खुलने वाला है और क्या क्या है जो बोलने वाले हैं उनको, उनकी बोलती बंद होने वाली है। हॉस्पिटल में बैठता है, ट्रीटमेंट के नाम उनकी बोलती बंद होने वाली है, तस्करी करने तो का काम करता है। उस समय उन्होंने बचाया ललित पाटिल जी को, उस समय मुख्यमंत्री ने बताया, गृह मंत्री ने बचाया वहां के तब के, ये तो बोलना चाहिए। और ललित पाटिल के केस में हमने अरेस्ट की, उसके पूरे रैकेट उद्ध्वस्त करने के लिए 16 अरेस्ट आज तक हुई है और मुंबई पुलिस उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई कर रही है। और गृह मंत्री ने आज आश्वस्त किया है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। आज ही क्यों उन्होंने मोर्चा निकाला, अभी नासिक में मोर्चा निकाला ना संजय राउत जी ने, बिल्कुल। तो माननीय संजय राउत जी, आप इतने दिन थे कहाँ? कांग्रेस वालों ने बताना चाहिए, उनके साथ में है ना, तो पहले क्यों नहीं मोर्चा निकाला? तब जो ड्रग रैकेट की बात आज खुली हुई, उनको पकड़ा गया और उसके पीछे जो भी है, सुशांत सिंह के केस में जो ड्रग रैकेट बाहर निकला था, उसमें आगे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज कैबिनेट दाखिल करने की याद आ गया, कैबिनेट दाखिल करने का, लेकिन पहले उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इन लोगों की खरा चेहरा जो है, उनका सही चेहरा, असली चेहरा वो सामने आने वाला है। सिर्फ 8-10 दिन रुकिए प्रदीप जी, अभी देखो क्या क्या होता है। देवेंद्र जी सबको अच्छी तरह से
जनता को दिखाएंगे। और पेशकर जी, और इसके जो पीछे असल में कौन है? मनसे के स्पोक्सपर्सन ने जो कहा कि वीडियो अभी अभी भेजा हूं, कुछ काम नहीं हुआ है, वो सीरियस चीज है, बिकॉज मुंबई गोवा हाईवे कब से ये तो आंदोलन चल रहा मैं है। बिल्कुल मानता हूं, मैं भी मानता हूं कि मुंबई गोवा हाईवे में तकनीकी और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों भी खामियां रही है, लेकिन उसको एक को ही पकड़ के हम ये बोलेंगे कि सरकार ही कुछ काम नहीं कर रही है। एक्सीडेंट होना बहुत बुरी बात है कि वो गर्डर गिर गया, ये है, किसी की जान नहीं गई, अच्छा हुआ, लेकिन वो एक्सीडेंट क्यों हुआ, कि उसका शासन किसको करना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्टर के बारे में क्या है, उसकी उच्च स्तरीय चौकसी अभी हो रही है, और वो चौकसी में जो निकलेगा उसको दंडित किया जाएगा। इतना एश्योरेंस हमें मुख्यमंत्री जी ने भी दिया है। तो ये चीज है ना कि वहां पर कुछ नहीं हो रहा है, रोड का काम हुआ है ऐसा बिल्कुल मेरा भी मानना नहीं है। माननीय गडकरी जी ने भी एकदम खुली चीज बताई है कि वहां पे हम फेल हो गए हैं, लेकिन वहां पे अच्छा कैसा हो इस पर हम कठोर से कठोर काम कर रहे हैं। और वो जो तो सुरेश चंद्र राजन, जो काम नहीं हुआ वो मानना चाहिए, हमने मानते हैं। और वो मेडिकल डेथ्स के बारे में क्या प्रशासन ने पूरे चीज को सुधारे हैं? हॉस्पिटल डेथ्स जो नांदेड़ में हुआ, मराठवाड़ा संभाजी नगर में हुआ, थोड़ा हम हर चीज राजनीति के चश्मे से नहीं देखनी चाहिए, हर चीज राजनीति के चेहरे से नहीं देखना चाहिए। इतना भाई किसी की जान जाए ये इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज हमें ये समझनी चाहिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बिल्कुल टर्मिनल स्टेज पे लोग आ जाते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में हर जगह पर ऐसा होता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ही 24 घंटे में 27 मौत हुई वगैरह, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उसमें औषध साठा नहीं था, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है, उस पर कार्रवाई की गई है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि टर्मिनल स्टेज पे आने के बाद 24 घंटे में पूरा बॉडी रिकवर नहीं हो सकता है। हमने डॉक्टरों की भी मुसीबत समझनी चाहिए, वहाँ पे स्टाफ होना चाहिए, वहाँ पे अलर्ट होना चाहिए, वहाँ पर फैसिलिटी होनी चाहिए, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। हर चीज पर राजनीति करना ठीक भी नहीं है, जो गलत है वो गलत है, लेकिन इस प्रकार से उसकी राजनीति करना किसी की मौत की, ये बात तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। नो सुरेश चंद्र जी, ये जो मुंबई गोवा हाईवे है, जो मनसे कार्यकर्ता, मैं मनसे के स्पोक्समैन से पूछना, आपने टोल टैक्स के भी मुद्दे उठाए थे, टोल टैक्स वाला मुद्दा राज साहब ठाकरे ने उठाए थे, और 15 दिन में राज साहब ने कहा कि पीडब्ल्यूडी के 29 के आसपास टोल टैक्स मुक्त हो जाएगा, और अलग अलग दूसरे तो एमएसआरडीसी के 17-18, तो वहां 15 दिन रुकना पड़ेगा, बिकॉज लोगों का कहना है कि ऑलरेडी बहुत सारा टोल्स लेना बंद कर दिया है। पाटरे जी, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है? देखिए, मैं अभी ये तीनों, मतलब अभी आपने चर्चा में जो 3 सब्जेक्ट पहले लिए थे, उसमें हाँ। मेरे ख्याल से एक मुंबई गोवा हाईवे, ललित पटेल, और तीसरा जो सब्जेक्ट था वो अभी आपका जो चालू था मेडिसिन, वो कैजुअलिटी हो गए थे नांदेड़ में। हाँ, कैजुअलिटी हुआ था। हाँ। तो कैजुअलिटी के बारे में आपको मैं पहली बात बता देता हूँ कि जिस घर से एक बच्चा जाता है या कोई भी इंसान जाता है, जो तकलीफ उस फैमिली को होती है, वो तकलीफ अभी जो पॉलिटिक्स में बैठे उनको शायद होती नहीं होगी, क्योंकि उनका सब ठीक ठाक चल रहा है। क्योंकि इसका रीजन बताता हूँ, हमारे अविनाश जी यादव नेता जो है, उन्होंने कलवा का जो हॉस्पिटल में कैजुअलिटी हुई थी, उस समय बहुत बड़ा आंदोलन करके उनको बोला था कि इंक्वायरी बिठी है, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। फाइनली आप अभी बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पे है जो कि सरकार में शामिल है, उन्हें पूछिए कि क्या रिजल्ट आया। रिजल्ट ऐसा आया कि वो कैजुअलिटी को उन्होंने दोनों तरफ से क्लीन चिट दी थी। उसकी जिम्मेदारी ना हॉस्पिटल ने ली है, ना प्रशासन ने ली है, ना शासन ने ली है। तो अभी मुझे बताइए कि जो मृत्युमुखी गए हैं या जो कैजुअलिटी हुई है, जो अभी गुजर गए, उनकी जिम्मेदारी कोई लेगा नहीं, तो फिर ये ही होने वाला है। अभी ये जो बाकी के नांदेड़ में हुआ है या फिर औरंगाबाद में हुआ है, यहाँ पे भी यही होने वाला है कि इंक्वायरी बैठती है। अभी कल हमने वही बताया, ब्रिज के इसमें 3 लोगों की कमेटी बिठाई है नेशनल गवर्नमेंट ने, मतलब दिल्ली से कमेटी बिठी है, जिसमें 3 एक्सपर्ट लिए, वो अपना अहवाल देंगे। उस अहवाल के ऊपर क्या होगा, पहले सबसे बड़ी बात, कोई एक्सीडेंट हुआ है
एक्सीडेंट पैसों का हुआ है, एक्सीडेंट ब्रिज का हुआ है, एक्सीडेंट रोड का हुआ है, तो उसकी जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की होनी चाहिए कि नहीं? ये सिंपल क्वेश्चन है मेरा। उनसे पहला ये क्वेश्चन का जवाब लीजिए। वो उसके पीछे उन्होंने एक ब्रिज बनाया है, एक साधारण 1 किलोमीटर जस्ट पीछे, जहां पे एक कोइंसिडेंस हुआ है, वहां पे वशिष्ठी करके चिपलून की बहुत बड़ी नदी है, वो रिवर के ऊपर जो ब्रिज बनाया है उसके ऊपर के कल हमने सलिया जो बाहर निकली है, 1 साल भी नहीं हुआ है उसकी सलिया बाहर निकली है, कम से कम 10 बार मरम्मत हो चुकी है, वो भी पैसा हमारा ही। बस पैसा लेना, वहां पे कंक्रीट डालते रहना, पैसा कॉन्ट्रैक्टर को देना, उसमें से कमीशन लेना, यही काम बचा है क्या? और फिर बताएंगे कि हम रोड करेंगे, रोड करेंगे। आप चिपलून में उसके 4 किलोमीटर पीछे आइए, चिपलून में परशुराम घाट में आइए, जो कि सीसी का रोड बना है, उस सीसी का रोड बीच से पूरा उसका जो बीच में पूरे उसके क्रैक गए। ये क्रैक क्यों गए हैं? क्योंकि लोड नीचे की जो मट्टी है वो लोड नहीं ले रही है। तो अभी उसकी जिम्मेदारी किसकी? आप वहां पे थोड़ा सा डांबर डालेंगे, हर अभी ये चालू होने के बाद रोड में ये सब पैच आप क्या करने वाले हो? तो वहां पे थोड़ा सा काम करके चालू हो जाएगा काम, लेकिन काम चालू होगा इसका मतलब रोड अच्छा बना गया। तो आप कैसे कह रहे हैं कि एक रोड पे गलती की? तीसरी बात ललित पाटिल की। ललित पाटिल का मुद्दा आज आया तो जैसे ही शिवसेना ने मोर्चा निकाला होगा, ठीक है, उन्होंने दिशा सलियन दिशा सलियन और सुशांत सिंह उसका राजपूत। टॉपिक निकाला। ये क्या चल रहा है? मतलब आप दोनों एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकने का काम करोगे, एक दूसरे को नीचे खींचने का काम करोगे, बस। बाकी लोगों का, जनता के लिए क्या है? आज आपको मालूम होगा कि 4 दिन पहले की न्यूज है कि मुंबई में दिल्ली से भी ज्यादा पोल्यूशन मुंबई में है। 4 दिन पहले दिल्ली को भी ब्रेक कर दिया, दिल्ली का रिकॉर्ड। क्यों किया? क्योंकि ये जो सीसी के रोड बन रहे हैं, ये सीसी के रोड से, सीसी के फुटपाथ जो लोगों का चलने की जगह है वहां पे भी सीसी बना रहे हैं। इसके वजह से इतनी धूल मुंबई में हो चुकी है, ऊपर से गाड़ियां बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। ये सब चीजों को ध्यान नहीं देने का, नौकरियों का, अभी ये जो प्राइवेटाइजेशन का सब्जेक्ट इतना बढ़ गया है कि लोगों को 10-10, 15-15 हजार में काम पे रख रहे हैं। नहीं देना है उनको किसी को श्योर जॉब। अब 11 महीना जाओ, काम करो, निकल जाओ। उसके बीच वाला कॉन्ट्रैक्टर कमा के उसका लाइफ सेट हो जाता है, लेकिन मजदूर का क्या? मजदूर के लिए कोई धोरण है नहीं। नौकरी करने वालों का छोड़ दो, एजुकेशन लेने वालों के लिए क्या दे रहे हैं? किसी के लिए भी इनके पास कोई प्लानिंग है नहीं। जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा कि उद्घाटन करना बहुत आसान है, उद्घाटन के बाद वो सिस्टम आगे जाके परिपूर्ण कैसे होगी, उसका फायदा लोगों को कैसे होगा, क्योंकि ये लोगों का पैसा है। ये कौन होते हैं? मैं तो बोलता हूँ पंतप्रधान हो, मुख्यमंत्री हो, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हो या एमएलए हो, ये होते कौन है? घर का पैसा नहीं डालते, लोगों का पैसा डालते। उसके लिए लोकशाही में आपको चुन के दिया जाता है। इनके पास कोई विजन बचा नहीं है। बस जहां पे जाओगे उस स्टेट में वहां का कोई बड़ा, जैसे कि अभी यहाँ पे आते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं, वहां पे गुजरात में जाते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं, कहाँ पे जाएंगे तो हमारे परम पूज्य आदरणीय भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम लेंगे, और कहा जाएंगे। मतलब परसों की न्यूज है, वो न्यूज ज्यादा बड़ी क्यों नहीं मुझे मालूम नहीं। गुजरात के स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तान टीम के लिए उनको वेलकम करने के लिए वहां पे बहुत बड़ी तादाद में भाजपा ने उनका जो स्वागत किया वो बहुत बड़ी तादाद में किया। ये क्या चल रहा है? ये एक तो आप बोलते हैं उसके ऊपर टिके नहीं है, और दूसरी बात जो करना है वो कर नहीं रहे, लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, लोग परेशान है, लोगों की परेशानी दूर हो नहीं रही है। ललित पाटिल के उसमें भी मैं आपको बताता हूँ, 9 महीना ललित पाटिल अगर हॉस्पिटल में थे तो इन्होंने वो टाइम पे इंक्वायरी क्यों नहीं की? तो ये क्या, और इतना इजीली कोई भी हॉस्पिटल से भागता है, उसके पीछे एक कांस्टेबल जाता है, और आप किसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं? तो कांस्टेबल के ऊपर, वहां के जो ऑफिसर्स है उनके ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर। ये क्या है? ये कौन है जिम्मेदार? इसके लिए देवेंद्र जी फडणवीस जो कि गृह राज्य मंत्री है, उन्होंने उनका इस्तीफा मिलना चाहिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ले ली चाहिए। क्योंकि वो बोलने के बाद ललित पाटिल अरेस्ट होता है, और ललित पाटिल अरेस्ट होने के बाद उसकी स्टेटमेंट, जो एक ही स्टेटमेंट बाहर आई, तो उसको पूरी बात करनी क्यों नहीं दी? उसने एक ही स्टेटमेंट दी है,
कि जिनका भी है, मेरी गलती नहीं, मेरे को भगाया गया है और इसमें जो शामिल है मैं उनका नाम लूंगा। इसका मतलब क्या है? ये कोई बड़ा गेम है, इसके पीछे से कुछ चल रहा है। ये सबके लिए स्वतंत्र इंक्वायरी होनी चाहिए, ये मुझे भी लगता है। प्रदीप पेशकर जी, आपसे आने से पहले मैं सुरेश चंद्र राजन जी से बात कर लेता हूं। ये 3 टॉपिक सुरेश चंद्र जी, उससे आगे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो इन्फोर्स किया है, बीजेपी का कहना था कि अशोक चौहान जी ने बहुत कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, कांग्रेस रूल में बहुत कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का शुरुआत वही से हुआ, तो इसमें कितने सच्चाई है? हेलो सुरेश चंद्र जी। हेलो। हाँ सुरेश चंद्र जी। सर, ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का जो इशू है ना, उसके ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो मनीष जी है, उन्होंने जो एक टिप्पणी की, उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। उन्होंने जो कहा है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को जनता की कोई पड़ी नहीं है। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस की बात है नहीं, वहाँ पे दोनों को, जो अपोज में है, जो विरोधी में है, उसमें सब आए, विरोधी आए, शिवसेना आए, सब आए। आप भी आएंगे उसमें, और आपका भी कर्तव्य है, आपका भी कर्तव्य है। देखो, महाराष्ट्र में टोल ही एकमात्र मुद्दा नहीं है। महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार के कार्यकाल में कई सारे गलत काम किए हैं। उसके ऊपर एज ए विरोधी पार्टी हम सबके कर्तव्य बनता है कि उसका जोरदार हम विरोध करें, लोगों के बीच में जाए, रास्ते पे उतरकर आंदोलन करें और इस सरकार का जो फेल्यूर है, सरकार की जो गलत नीति है, उसका विरोध करें। और मैं बताना चाहता हूं कि ये कंत्राटी कामगार या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो भर्ती करने का शिंदे फडणवीस सरकार ने जो जीआर लिया था, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूरे महाराष्ट्र में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने का काम किया था। और आज का न्यूज है कि आज शिंदे फडणवीस सरकार को वो निर्णय रद्द करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, बोले सुरेश चंद्र जी। और शिंदे फडणवीस सरकार को, हाँ, आपको इनकी मंत्री की भूमिका बताता हूँ। नहीं, दोस्त बात करेंगे। मनीष जी मैं बात करेंगे। मनीष जी मैं आपके पास आता हूँ। 2 मिनट मनीष जी, 2 मिनट। हाँ, मुझे बात करने दीजिए। हाँ बोलिए। ये नमो भारत की या ये एक्सप्रेस ट्रेनों की बात करते हैं, लेकिन देश की जनता देख रही है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेरोजगारों का भी एक्सप्रेसली संख्या बढ़ती गई है देश में जो पीड़ित लोग हैं, दलित, महिला, अल्पसंख्यक, इनके ऊपर अन्य अत्याचारों की घटना भी एकदम जोरदार और एक्सप्रेसली बढ़ रही है। इसके ऊपर ये कभी बात नहीं करते हैं, ये अलग अलग फिगर गिनवाने का काम करते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुझे दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ पे कहाँ चले गए? नहीं अभी है, वो जवाब देंगे आपको। प्रदीप, हाँ, प्रदीप जी है, पेशकर जी है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आज लोग विकास चाहते हैं, लोग उनके जीवन के संबंधी जुड़े हुए प्रश्न के ऊपर सरकार ने काम करना चाहिए। ये भूमिका लेकर लोग इस सरकार की तरफ काफी अपेक्षाओं के साथ देखते हैं, लेकिन ये शिंदे फडणवीस पवार वाली सरकार अपनी सरकार बचाने में लगी हुई है। मैं भ्रष्टाचार का मुद्दा निकाला आपने मनीष भाई, इसलिए मैं बताता हूँ, देश का प्रधानमंत्री इसी अजित पवार के बारे में 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाले की बात करता है, और उसके 8 दिन बाद अजित पवार को देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार में सहभागी करना चाहता है। तो उस वक्त ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को मैं पूछना चाहता हूं कि आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अजित पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाले का आरोप किया था, उसके बारे में नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी या स्टेट की भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। और जिस तरह से हमारे साथी मनीष जी ने बताया कि 9 महीने तक एक आरोपी जो एरवडा जेल में अपनी सजा भुगत रहा है, वो 9 महीने से ससुन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के नाम पे वहां पे बैठता है, वीआईपी ट्रीटमेंट लेता है और वहां बैठ के ड्रग्स का धंधा करता है। कहाँ सोए था ये देश, इस राज्य का गृह मंत्री? मुझे तो ऐसे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस
आज तक के महाराष्ट्र के राजनीति में सबसे निकम्मा और गैर जिम्मेदाराना गृह मंत्री है और ये उनका फेल्यूर है। मैं और इसकी नैतिकता लेकर देवेंद्र फडणवीस को राजीनामा देना चाहिए। राजीनामा देना चाहिए। अच्छा प्रदीप केसकर जी, आने से पहले आई जस्ट आस्क मनीष पाठारे, आप कुछ बोलना चाहते थे, उसके बाद यू कैन वाइंड अप ऑल द एलिगेशंस। बोलिए पाठारे जी, कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, मुझे इतना ही बताना था कि जब सरकार कोई भी हो तो किसी की युति की हो, आघाड़ी की हो, मनसे की भूमिका हमेशा जो लोगों के प्रश्न है वो लोग के रास्ते पे उतरनी है। आप अगर महाराष्ट्र के गए मनसे के 18 साल देखेंगे तो मनसे जो कि जनता के प्रश्न है उसको लेके रास्ते पे उतरी है। दूसरी बात ये जो कि अभी नमो का जो आपने बात बताई, इससे तो हम भी सहमत है। हम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सबसे पहले आपको अगर मालूम होगा तो आप राज साहब को, मैं तो कहूंगा आप विरोध में हैं तो राज साहब को थैंक्स। मतलब आज की आपको न्यूज शायद मालूम नहीं होगी कि शरद पवार के जो नेफ्यू है रोहित पवार एमएलए, उन्होंने आज एमएनएस को, मतलब ये राज साहब डिसाइड करते हैं पार्टी में जो करना है वो, लेकिन उन्होंने एमएनएस को इंडिया में आने के लिए ऑफर दी है। Yes, I am very much aware about that. हाँ, मनसे स्वागत है उनका। नहीं, वो तो राज साहब देखेंगे, लेकिन आपको बात इतनी ही बतानी है कि कांग्रेस की कर्नाटक में आज सत्ता आई, बहुत अच्छे तादाद में वहां पे एमएलए चुन के आए हैं, लेकिन एमएलए हमारे चुन के आने के बाद जैसे मध्य प्रदेश में आए थे, आपके राजस्थान में आए थे, उस समय कांग्रेस बहुत थोड़ी सी गाफिल हो चुकी थी। आप एक मुद्दा बहुत भूल रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, मेरा सुनिए फिर आप उंगली उठाइए। एक मुद्दा आपको समझाने के लिए बताता हूँ, अगर आपकी ऊपर तक आपके पार्टी के हाईकमांड तक अगर बात जाती होगी, मैंने शायद ये राहुल गांधी जी को ट्वीट भी किया था, क्योंकि हम अपोज में हैं तो अपोज की जो भूमिका है वो निभानी चाहिए। इस हिसाब से बताया था कि सबसे पहले देश में ईवीएम के खिलाफ सब पार्टियों को एक साथ लाने की कोशिश सम्माननीय आदरणीय राज साहब ठाकरे ने की थी, लेकिन उस समय कुछ पार्टियों ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया नहीं। उसके बाद कांग्रेस ने यह भूमिका रखी थी बाद में। लेकिन आज भी आपको बताता हूं, ये ईडी की जो सरकार चल रही है देश में या राज्य में, अगर आप ईवीएम के भरोसे इलेक्शन लड़ने की सोच रहे होगे तो मुझे एक लगता है एक आम इंसान, एक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की भूमिका राज साहब बताएंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो ये आपके हाईकमांड तक बोलिए कि इसके ऊपर कुछ खड़ा कीजिए। मन से इसको खिलाफ थी, क्योंकि ईवीएम में कुछ भी हो सकता है। ये एक पढ़ा लिखा इंसान या पढ़ा लिखा भारत का नागरिक हिसाब से बता रहा हूँ आपको। आप ये बताइए। दूसरी बात मुझे रखनी थी कि बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता बात कर रहे हैं उनके लिए, आप अगर रविंद्र चौहान जी की बाजू ले रहे हैं तो इतना बताता हूँ, कल्याण डोंबिवली उनकी एमएलए थे वो। आप बीजेपी के प्रवक्ता के लिए, आपके लिए नहीं है सूरज जी, बीजेपी के जो महेश्वर जी है उनके लिए बता रहा हूँ। रविंद्र चौहान जी के कल्याण डोंबिवली की अवस्था देखिए, वहां के रोड देखिए, गए साल भर में उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कितने आंदोलन हुए वो देखिए। तो मुझे यही बताना है कि खाली मुंबई गोवा हाईवे का सब्जेक्ट नहीं है ये, जो आपने बोले कि बच्चों का मृत्यु होना हॉस्पिटल्स में मेडिसिन नहीं होने के वजह से, ऊपर से आपकी चित्रादई वाघ ने जो स्टेटमेंट दी है बाहर आके, मुझे तो इतना बुरा लग रहा है कि अगर आप में इंसानियत बची नहीं होगी तो कृपया करके लोगों से वोट मांगने मत जाइए। और मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से रखूंगा, सुरेश जी आपको शायद बुरा लगे लेकिन सब पार्टी सत्ता में आ चुकी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इज अ सिंगल ऑप्शन राइट नाउ इन महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र के सुजान नागरिकों को लगता है तो मैं अपने चैनल की तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा फिर से कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए है। बाकी अलायंस हो नहीं हो वो सब राज साहब डिसाइड करते हैं, लेकिन मन से is a better option for Maharashtra. Raj Sahab Thakre is a better option for CM. अच्छा वीर, I'll allow पेशकर जी आप बहुत सुन रहे थे एलिगेशन फडणवीस जी पे, सुरेश चंद्र जी बोल रहे इस्तीफा देना चाहिए, पाटरे जी बोले पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग इश्यू पे, तो आप सब सुने, थोड़ा वाइंड अप कीजिए इस चीज को आंसर देके। ऐसा है कि हर बार हर मनसे के बारे में तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि अभी ऐसा है कि हर बार इलेक्शन आया तो उनकी भूमिका अलग है। अभी तय करना पड़ेगा कि वो किसके साथ में है।
कभी वो मोदी जी के साथ में होते हैं, कभी दूसरे किसी के साथ में होते हैं, कभी कभी इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ठीक है, जो भी है बड़े नेता है वो डिसाइड करेंगे, उसके बाद में हम बोलेंगे। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, इलेक्शन आया तो मराठी, फिर टोल और ईवीएम, इसके आगे अभी मन से जाने की बाकी है। तो ठीक है, उनके जो अच्छे काम है विरोधी पक्ष का काम करना, उसका हम स्वागत करते हैं कि जो भी विरोध का मुद्दा है वो जरूर बताए, उस पर सरकार काम करने वाली है। जो जिसको वोट मिलता है वो सत्ता में बैठता है, और जो सत्ता में बैठता है उससे ही अपेक्षाएं होती है। तो मनसे के प्रवक्ता जी पठारे जी का बिल्कुल स्वागत है, और जो भी खामियां दिखती है वो जरूर बताए, हम सत्ता में बैठकर वो पूरा करेंगे, बिल्कुल मैं आश्वस्त करता हूँ। दूसरी चीज कंट्रैक्ट के बारे में हुई थी, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में उसके बात करती थी। आज ही देवेंद्र जी ने प्रेस लेके डिक्लेयर किया है कि ये पाप जो है वो कांग्रेस के सरकार से 2003 से होते आ रहा था। 2003 में ये पॉलिसी बनी है, और सबसे पहले जो अशोक चव्हाण जी थे, स्वर्गीय विलासराव देशमुख जी थे, सुनिए बात, सुनिए बोलिए बोलता हूँ। उसके बाद में उद्धव ठाकरे जी ने मान्यता दी। उद्धव ठाकरे जी की एज सीएम सही साइन है, उद्धव ठाकरे जी के उसके ऊपर साइन है। आगे सुरेश जी सुन लीजिए ना, अभी उल्टा हो रहा है तो सुन लीजिए। 70,000 करोड़ का आपके प्रधानमंत्री ने जो आरोप किया था उसके ऊपर जवाब मुख्यमंत्री उन्होंने मंजूर किया। उन्होंने ये पूरा प्रक्रिया कंट्राक्टी पद्धति जो है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, उस पे साइन किया एज अ सीएम, और वो चीज अभी देवेंद्र जी ने रद्द की और कैंसिल की। पूरे महाराष्ट्र के युवाओं को अभी सरकारी माध्यम से नौकरी मिलेगी, और मोदी जी भारत में रोजगार निर्मित का काम कर रहे हैं। रोजगार निर्मित सिर्फ सरकार से नहीं होती, आप थोड़ा सुन लीजिए। रोजगार निर्मित जो होती है वो उद्योग बढ़ने से होती है। उद्योग ऐसे ही नहीं बढ़ते, तो उद्योग को उद्योग प्रवण बनाना पड़ता है, पूरा एनवायरनमेंट उसके बनाना पड़ता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में पॉलिसी चेंज करनी पड़ती है। वो जो टेलीफोन बैंकिंग वाला किस्सा था, या पूरा हर एक कांग्रेस सरकार में जो कुछ होता था उद्योगों के बारे में, वो सब जानते हैं। अभी उद्योजक बड़ी खुशी से इंडिया आना चाहते हैं। इंडिया इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाह रहा है। इंडिया में हर चीज के उद्योग अभी लग रहे हैं। अभी हाइड्रोजन पॉलिसी आ गई। अभी आप देखिए हाइड्रोजन मिशन में कितनी सारी एनर्जी हम लोग कहेंगे आत्मनिर्भर हो जाएंगे उसके ऊपर। तो ये सारी चीजें में उद्योग बढ़ता है, उद्योग बढ़ने से रोजगार बढ़ता है। और सरकार में जो महाराष्ट्र के बारे में हमने बात की, तो आज ही देवेंद्र जी ने जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का पॉलिसी थी, उद्धव जी ने जो सैंक्शन की थी, कांग्रेस ने जो तब से लेके डिफाइन की थी, वो कैंसिल हो गई है। आप थोड़ा आज की प्रेस सुनिए, कल के अखबार पढ़िए, उसके बाद में हम इस पे मुद्दे पर हम बात कर सकते हैं। The final word, ललित पाटिल की बताइए, तो ललित पाटिल के केस में तो अभी पूरी एक्शन आनी बाकी है, थोड़ा रुकिए। देवेंद्र जी सबका कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं, आप सिर्फ देखते रहिए। आप पढ़ जी कुछ लास्ट वर्ड बोलना चाहेंगे आप? एंड विल कंक्लूड। मुझे बस हमारे जो महेशकर साहब हैं अच्छी मीठी बातें करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी बोलने के लिए वैसे भी तो जो सत्ता में बैठे उनका कहना है मन से ये टोल के लिए किया, ये किया, लेकिन बाकी कुछ करते नहीं। उसके लिए सत्ता बहुत जरूरी है। मैं एक बता सकता हूँ कि मनसे के पास नासिक की सत्ता थी। मैं 5 काम मनसे ने जो किए नासिक के वो बताता हूँ छाती ठोक के, आप मेरे साथ चलिए। आप मुझे महाराष्ट्र में बीजेपी की अभी 7.5 साल, बीच के 2 साल छोड़ के बीजेपी की 7.5 साल गवर्नमेंट है। बीजेपी ने क्या, या बीजेपी के अलायंस में जो है उन्होंने मिलके, अभी शिंदे सरकार हो, इसके पहले फडणवीस जी की हो, बीच में वो 2 साल उद्धव ठाकरे के छोड़ दीजिए, लेकिन इनमें बीजेपी ने क्या प्रोजेक्टिव काम किए 5 ऐसे आप रिफ्लेक्ट करके, वो सब शाइनिंग इंडिया, मेक इन इंडिया वो छोड़ गए, क्योंकि वो बस घोषणा ही थी, वो हवा में उड़ गए। उसमें किसको क्या मिला ये खाली आंकड़े बता दे, 4,000 करोड़ 40,000 करोड़ मिला, किसी के हाथ में कुछ नहीं। लेकिन आप 4 ऐसे प्रोजेक्ट बताइए, जैसे कि मुंबई में कुछ अलग बनाया होगा, आपको मालूम होगा कि आपके सत्ता में मुंबई में सबसे बड़ा स्कैम हुआ है अभी गए 1 साल में,
जो कि आपने देखा होगा वो मुंबई में नहीं, मुंबई, टाजना, नासिक, सब सिटीज में जहां पे भी गवर्नर बैठे हैं अभी, मतलब कि कल जो महापौर के हाथ में सत्ता थी वो अभी सीधा आपको मालूम है, जैसे कि मुंबई की सत्ता इकबाल सिंह चहल जी के पास है जो कि आयुक्त है। उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया कि मुंबई को शाइनिंग करने के लिए, क्योंकि हमें शाइनिंग चाहिए, हमें काम नहीं चाहिए, तो उन्होंने क्या किया है कि ये गवर्नमेंट ने बिठाए लाइटिंग्स। आपने देखे होंगे कि राज साहब ने भाषण में बोला था कि ये डांस बार बना के रखा है मुंबई को। ये लाइटिंग 3 महीने भी नहीं चले, तो ये पैसा किसको चाहिए था? कौन से लोगों ने आपको निवेदन दिया था कि ये चाहिए हमें? और इसका खर्चा की जिम्मेदारी जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो चाइना लाइट लाके बिठाए, अभी वो लाइट बंद हो गई। ये पैसा का बड़ा स्कैम का जिम्मेदारी कौन लेगा? अच्छा, फाइनल वर्ड सुरेश चंद्र जी, लास्ट कुछ कहना चाहेंगे बिफोर वी वाइंड अप द प्रोग्राम? पाटारी जी का प्रश्न है मगर नेवर एंडिंग, आप बोलना चाहेंगे क्या? सर, मैं 1 मिनट में कंक्लूड करता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह का नए नए रोजगार निर्मित की बात कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उनके प्रधानमंत्री ने साल में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। वो वादा आज तक जनता भूली नहीं है, लेकिन जो मुंबई में बीकेसी जैसे जगह पे जो हमारा फाइनेंशियल हब था उसको खत्म कर वहां पे सारे उद्योग धंधे उन्होंने गुजरात को लेके गए। और ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स है, जिस प्रोजेक्ट का निर्माण महाराष्ट्र में होना था वो सारे के सारे प्रोजेक्ट इन्होंने गुजरात या अडानी का जहां पे इंटरेस्ट कवर कर सकते हैं ऐसे जगह पे लेके गए। इसलिए, और ये महाराष्ट्र की जनता भूली नहीं है, इनके जो नेशनल लेवल पे अलग अलग प्रोग्राम या प्रोजेक्ट का ये घोषणा करते हैं, वो प्रैक्टिकल लेवल पे महाराष्ट्र में पेशकर जी आप जवाब देना चाहोगे 1 मिनट में? देन विल कंक्लूड द प्रोग्राम। बिल्कुल बराबर है। ये कैसा है कांग्रेस का, जहां जमता है वहां धर्म की लड़ाई करो, नहीं हुआ तो जाति की करो, नहीं हुआ तो स्टेट की करो। अभी महाराष्ट्र गुजरात इन्होंने चालू कर दिया, तो ये नेवर एंडिंग है इनका। तो इनको बहुत सारी शुभकामनाएं। और पाटरे जी 5 प्रोजेक्ट के नाम बोल रहे थे की बात की थी। पाटरे जी 5 प्रोजेक्ट बोले, 5 बात प्रोजेक्ट की थी। अभी 9 साल हो गए ना भैया, 9 साल हो गए। अरे भाई साहब 9 साल हो गए ये सुनते सुनते। मुद्दा निकाला था, मुझे एक ही बात कहनी है भास्कर जी, सूरत छोड़ के, सूरत में सबसे ज्यादा महाराष्ट्रियन लोग रहते हैं, लेकिन उन्होंने उनके दुकानों को या उनके ऑफिसेस को या घर को वहां पे मराठी में बोर्ड नहीं लगाए हैं। वहां पे जो चलता है, और अपने मराठी लोग, आप भी मराठियन है, आपको मालूम होगा, हम जहाँ जाते हैं वहां अपनेपन से आजमाते हैं, अपनेपन से अपनाते हैं। और यहाँ पे जो चल रहा है ये जानबूझ के कुछ लोग कर रहे हैं। सब मारवाड़ी या सब गुजराती या सब परप्रांत से आने वाले लोग ऐसे होते नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि ये जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे कोकण के जो मुसलमान हैं, वो मुसलमान सभी हमारे सन उत्सव में आते हैं, लेकिन कुछ मुसलमान जो कि बाहर के देश से आके उनको आधार कार्ड, पैन कार्ड, यहाँ पे आपने कितने मनसे वालों ने ये बात रखी है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड, रेशन कार्ड इतने इजीली मिल जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे महाराष्ट्र में अगर रहना है तो महाराष्ट्र की जो संस्कृति है, यहाँ की जो बोली भाषा है वो अपनाना पड़ेगा। ये आप भी समझिए, और आप इसके ऊपर सामने वाले के सपोर्ट में नहीं, हमारे सपोर्ट में, मतलब conclude the program. Patel ji will conclude the program. Thanks for being Peshkar साहब, thank you very much. Pradeep Keshwar साहब, Peshkar साहब for being with us. Suresh Chandra Rajansi, thank you so much for being with us. Manish Patel ji, thank you so much. It was a fantastic discussion. It was an absolutely fantastic discussion. That's all. That's what we thought. Law, it says, is the crystallization of habits and thoughts of the society. When a society generates or degenerates, it's the moral fiber that exactly defines the society. In every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice. Whether to give supremacy to the law or to the will of the people. Whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. That's all from Pradeep Nambiar Nation Now. We'll come again with more news concerning the nation, Maharashtra and Mumbai. Bye for now.